मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो है अगले टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। और ये टॉपिक क्या होगा आपका? ये होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसका टॉपिक है? ये मैट्रिक्स में टॉपिक है ये। चलिए आइए, इससे पहले हमने आपको क्या बताया था? रैंक बताया था, कुछ रैंक की चीज़ें हमने बताई थी। रैंक के बारे में हमने क्या बताया था? रैंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि। ये हमने बताया था। रैंक को हिंदी में बोला जाता है कोटि। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आप निकाल सकते हैं। इसमें आपने क्या देखा था? नॉन जीरो रोज। जो आपने देखा था, इसमें क्या देखा था? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये देखा था आपने। नॉन जीरो रोज ये देखा था, ये आप निकालते थे तो वही आपकी क्या होती थी? रैंक होती थी। ये देखा था। चलिए अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, इस रैंक से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। ये एग्जांपल है आपका, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दे दिया और कह रहा है लेस देन 3। इसकी जो रैंक है वो क्या है? 3 से छोटी है। 3 से छोटी है, इसका मतलब 2 होगी या 1 होगी। तब आपसे कहा गया है कि देन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर। तब ये जो पॉइंट हैं ये क्या होंगे? तो हम जानते हैं कि जब रैंक, इसकी रैंक हमारी क्या है? 3 से छोटी है, तो निश्चित रूप से जो डिटर्मिनेंट होगा x1 y1 1, और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2 1 और x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट होगा, निश्चित रूप से कैसा होगा? 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा? 0 होगा। ये देखिएगा, और जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तब ये किसके लिए कंडीशन होती है? तब ये कंडीशन होती है कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तब ये कंडीशन होती थी, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यानी ये शो करेगा कि जो x1 y1 है, कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3 है, ये हमने आपको बताया भी है, आर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ये कोलिनियर होते हैं तभी ये कंडीशन होल्ड होती है, अदरवाइज नहीं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने आपको बताया था पीछे, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर भी ये आपने निकाला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल टू 0। तब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स होते थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है और इसमें हमने मान लिया कि इसमें ये सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशंस का है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या होंगे? अननोन होंगे। जैसे एक्स वाई जेड, आपके जो वेरिएबल्स हम लोग बोलते थे, इनकी वैल्यू निकालते थे सॉर्ट आउट करके वैल्यू, यानी इक्वेशन दी होती थी तो उनसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है। हमने मान लिया कि एम इक्वेशन है और इसमें अननोन हमने मान लिया एन है। या चलिए हमने यहाँ पर ले लिया लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn। लेट यहाँ पर हमने ले लिया कोई सिस्टम है, इसमें x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये आपके पास क्या है? आर द अननोन्स। ये अननोन्स हैं, आर द अननोन्स। ये आपके पास क्या है? अननोन्स आपने ले लिए। ये आपके पास अननोन्स हैं। और किसके अननोन्स हैं? ये हमने मान लिया कि ये है कोई सिस्टम है ना। इन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम, एक सिस्टम है और सिस्टम कितनी इक्वेशंस का है? ऑफ यम इक्वेशन, यानी यम इक्वेशंस का, एम इक्वेशंस का एक सिस्टम है। इसके ये अननोन्स आपने मान लिए, ये अननोन्स मान लिए। तो एम इक्वेशन आपके पास क्या क्या है ये देख लीजिएगा। ये हमने ले लिया पहला a11 x1 ले लिया, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम a12 x2 ले लिया, प्लस a13 x3 ले लिया, प्लस एंड सो ऑन। ये पहली रो है और कितने हैं आपके पास? अननोन्स n हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1n xn इक्वल टू, ये हमने ले लिया b1।
ये पहली इक्वेशन यहाँ पर हो गई। दूसरी पर हम बात करेंगे तो ये देखिए दूसरी रो की तरह से चलेगा, तो ये आप लिख सकते हैं a21 x1 और प्लस a22 x2 प्लस a23 x3, इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। और ये प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं a2n xn इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो गया, b2 हो गया। लेकिन आप कितनी ये ले रहे हैं, ये जो आप ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, यम आप ले रहे हैं, इक्वेशंस आप यम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस ये हो जाएगा am3 x3 और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा amn xn इक्वल टू, ये हो जाएगा bm। ये आपके पास एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को आप चाहें तो फर्स्ट से डिनोट कर दीजिए, चाहे ए से डिनोट कर दीजिए, जिससे भी आप डिनोट करना चाहें उससे इसे डिनोट कर सकते हैं। यदि इसे हम इन मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना चाहें, इन मैट्रिक्स नोटेशन, तो मैट्रिक्स नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, देखिए मैट्रिक्स नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये x1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली रो पहले कॉलम उसमें जो आप लेते हैं, यानी लास्ट वाला, जब आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है तो लास्ट वाला जो रहेगा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यदि हम इसे लेना चाहें, इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लेना चाहें, तो चलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली रो आपके पास ये a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा और a13 हो जाएगा एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा आपके पास a1n हो जाएगा। दूसरा आपके पास a21 होगा, a22 होगा, a23 होगा एंड सो ऑन, a2n हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर आपने ले लिया am1 हो जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा amn हो जाएगा। इस तरह से m क्रॉस n की आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी और ये x1 x2 x3 इस तरह से होंगे आपके पास, x1 x2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, xn तक जाएंगे, ये xn तक जाएंगे इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास b1 b2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर आएंगे वो कहाँ तक आएंगे, यम तक आएंगे। ये आपने लिख दिया, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास कितनी है, m क्रॉस n की है, ये कितने का है, n क्रॉस 1 का है, ये आपके पास कितने का है, m क्रॉस 1 का है, m क्रॉस 1 का है, ये चीज़ है। नहीं तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपको जो पहली मिल रही है वो m क्रॉस n की है, m क्रॉस n की का मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, n क्रॉस 1 के साथ हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मिलेगा वो किसका मिलना चाहिए, m क्रॉस 1 का मिलना चाहिए, तो ये m क्रॉस 1 की आपके पास मैट्रिक्स है। ये आपने देख लिया। जो ये है यहाँ पर देखेंगे जो अननोन्स थे, अननोन्स के ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं ये सब। तो जो ये मैट्रिक्स हो गई इसको हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स कह सकते हैं, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, अननोन्स की मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स ही है। ये हमारे पास कौन सी, कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, कांस्टेंट्स हैं सभी, b1 b2 bm तक सभी कांस्टेंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर हम लोग जो लिख देते हैं, इसे कैपिटल ए से डिनोट कर दें, जो ये है इस वाले को कैपिटल ए से डिनोट कर दें, और इसे मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट कर दें, और ये दिखा दें यहाँ पर बी, और ये यहाँ पर दिखा दें, हम क्या दिखा दें, बी दिखा दें। लीजिए इसे हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये दिखा दें, ये आपने ले लिया है ना। तो यहाँ पर ए को जो हम लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। चलिए आप जो है थोड़ा सा टाइम वो करना चाहें तो इसे कर लीजिए। यहाँ पर मैट्रिक्स इसे कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स होगी। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोली जाती है। ए जो बोली जाती है ये क्या बोली जाती है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है। और ये आपका क्या डिनोट किया था आपने, ये डिनोट किया था a11 a12 एंड सो ऑन, और ये है आपके पास a1n। इसी तरह से a21 a22 एंड सो ऑन ये लिया था, एंड सो ऑन इधर नीचे चले आ रहे हैं, एंड सो ऑन यहाँ आ गए, तो ये am1 था, यहाँ पर आकर के था आपका amn, और ये मैट्रिक्स जो हो रही थी वो m क्रॉस n की हो रही थी। ये कौन सी थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसे बोला जाता है। इसे कैपिटल ए से डिनोट कर दिया।
उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है। इसे क्या बोला जा रहा था? इसे बोला जा रहा था कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। इसे बोला जा रहा था कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। इसमें सभी अननोन्स थे। अननोन्स में क्या क्या थे आपके पास? अननोन्स में आपने जो लिए थे वो क्या लिए थे? x1 x2 एंड सो ऑन, यहाँ तक आपने क्या आए थे? xn आए थे। अब एक आपके पास मैट्रिक्स B है, ये B इक्वल टू, इसे क्या बोला जाता है? ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ऑफ किसकी होती है? कांस्टेंट्स, ऑफ कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स है। तो इक्वल टू से जब आप डिनोट कर रहे थे किससे डिनोट किया है? B1 ले लिया, B2 ले लिया एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा आपके पास Bm हो जाएगा एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Bm हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि Ax इक्वल टू हमारे पास क्या है? B है। अब यदि यहाँ पर हम ये कह दें कि हमारे पास ये B1 B2 एंड सो ऑन Bm तक यदि हमारे पास क्या है? जीरो हैं। चलिए यहीं पर यदि हम कह देते हैं कि इफ़ हमारे पास जो ये B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू एंड सो ऑन, हम कहाँ तक ले गए? Bm तक ले गए, और ये हमने कर दिया जीरो, ये हमने कर दिया जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए। देन तब निश्चित रूप से जो हमारे पास बी मैट्रिक्स हो जाएगी ये जीरो मैट्रिक्स होगी, यानी नल मैट्रिक्स होगी। तो इस समय इस सिस्टम को जो कहा जाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, क्या बोला जाता है? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। से लिख लीजिएगा, सच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो ये आपका होगा इस केस में, इस केस में यानी फॉर b इक्वल टू जीरो के लिए, b इक्वल टू जीरो के लिए जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? सिस्टम इज नोन एज, सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस, ये नोन एज सिस्टम ऑफ, ऐसे लिखिएगा, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ये कहलाता है। यदि हमारे पास इसमें से कम एक भी ऐसा हो, यानी B1 B2 एंड सो ऑन Bm में से कम एटलीस्ट वन भी ऐसा हो जो जीरो न हो, जो जीरो न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस केस में से कहेंगे हम, ये फिर हमारा B जो मैट्रिक्स B हो रहा था ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो उस केस में से हम क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। चलिए आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं। हमने कहा कि एट लीस्ट वन बी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपके पास जीरो न हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ, है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ B1 B2 एंड सो ऑन Bm में से एटलीस्ट कम से कम एक हो, इज कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो लिख दीजिएगा इज नॉन जीरो, या और यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें तो और यहाँ पर लिख दीजिएगा ये बीज, यानी इन बीज में से कोई भी एटलीस्ट वन, जितने भी बी हैं में से ये एक आपका क्या होना ही चाहिए? इज नॉन जीरो, एक नॉन जीरो हो, कोई भी नॉन जीरो हो। इसका मतलब देन तब जो बी है आपका वो क्या होगा? जो बी मैट्रिक्स हो रहा है, कैपिटल बी मैट्रिक्स हो रहा है, वो आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, यानी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। देन तब यहाँ पर हम जो सिस्टम होता है ऑफ इक्वेशंस, कैसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपका कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये Ax इक्वल टू बी जो आपने सिस्टम लिया है, Ax इक्वल टू बी जो ये सिस्टम लिया है,
यहाँ पर आपने एक सिस्टम है आपके पास, ये आपके पास सिस्टम है और वो सिस्टम क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, ये है। अब ये क्या होता है, ये सिस्टम आपका सॉल्यूशन रखे भी होता है, ये सॉल्यूशन इसके पास हो भी सकता है, सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन, दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सिस्टम के पास सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों ही ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, यूं ही होता है तो इस सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है इसे, ये ध्यान रखना है आपको, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। जब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन होता है तो इसे बोला जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसे क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि यदि सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, है ना, चाहे जो हो, तो ये कंसिस्टेंट होगा, और इसके पास यदि सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सॉल्यूशन रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। सॉल्यूशन होते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, एक तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर क्या होगा, सॉल्यूशन हो सकता है, आप कह सकते हो सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ये दोनों तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आपके पास हो सकते हैं। तो चलिए आइए इन पर भी बात करेंगे जैसे जैसे सिस्टम पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ इनसे रैंक पर डिपेंड करेंगी, रैंक पर डिपेंड करेंगी, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसके लिए हमें क्या है, कुछ कंडीशंस लेनी होंगी। कंडीशंस क्या है, पहले एक हमें ऑगमेंट मैट्रिक्स लेना होता है। ऑगमेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए और बी को, दोनों को जो कांस्टेंट, एक आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी और कांस्टेंट मैट्रिक्स, दोनों को कॉम्बिनेशन में बना देंगे, अननोन्स वाली मैट्रिक्स को हटा करके, अननोन वाली को हटा देंगे, अननोन जो आपकी मैट्रिक्स थी ये है ना, उसे हटा देंगे, बाकी की जो हम लेंगे दोनों को ले लेंगे। ठीक है, आइए देखिए किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होती है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखिए क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है इसे डिनोट जो किया जाता है, देखिएगा ए, इसे डिनोट किया जाता है, वो कैसे डिनोट किया जाता है, ए ऑगमेंटेड बी, इस तरह से बोला जाता है, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये सिंबल आपका ज़्यादा प्रचलित है, और यदि इसे और भी यदि करना चाहें तो ए के ऊपर इस तरह से आप डिफरेंस का साइन लगा देते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, एक तरह से ऑगमेंट मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सिंबल जो है आपका ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन मान लीजिए कभी दे देता है तो भी ध्यान रखे रहिएगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए, तो यहाँ पर अब इसकी ले लीजिएगा। यहाँ पर पहले आपके पास ए मैट्रिक्स थी, आपके पास ये था, आपके पास A11, A12 और A13 एंड सो ऑन, ये था आपके पास A1n, ये था। दूसरी आपके पास ए में यहाँ पर A21 और ए था 22, A23 एंड सो ऑन A2n, और ऐसे नीचे आए तो ये था हमारे पास AM1, और यहाँ से हम जाते थे AMN तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सच दैट लगाइए, पहले यहाँ B1 लिख दीजिएगा, ये इस तरह से। यहाँ पर दूसरी वाली रो में जो ये वैल्यू आपके B2 के बराबर आ रही थी, B2 करिएगा, एंड सो ऑन इस तरह से आता जाएगा, ये B भी इस तरह से आएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा BM। ये मैट्रिक्स जो बोली जाती है, ये बोली जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बोली जाती है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोली जाती है। यहीं से हम देखेगा कंडीशन फॉर सॉल्यूशंस के लिए लेंगे, कंडीशन फॉर सॉल्यूशंस के लिए यहाँ से निकलेगी कि क्या क्या आपको मिलेगा।
तो आइए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कंडीशंस, यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लेंगे किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए, किसका, जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है इसके लिए। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस ऑफ, फॉर सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम। एक हमारे पास जो सिस्टम दे दिया है वो सिस्टम क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी हमने शॉर्ट में डिनोट कर दिया है, बाकी का आपने बड़े में डिनोट स्टार्टिंग से आप करते आए हैं, उसी को आपने क्या किया, यहाँ पर एक शॉर्ट में डिनोट कर दिया है। चलिए तो ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी रैंक पर डिपेंड करेगी ये चीज़ें, रैंक कैसी है आपकी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट एक यहाँ पर आपके पास ए था, ए मैट्रिक्स है और एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दोनों की रैंक पर हम डिपेंड करेंगे, दोनों की रैंक निकालेंगे। पहले रैंक क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने मान लिया कि रैंक ऑफ ए, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, रैंक ऑफ ए, इफ रैंक ऑफ ए ये ले लिया, और ये नहीं होना चाहिए इक्वल रैंक ऑफ ऑगमेंट सिस्टम के, नहीं इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंट सिस्टम के। यदि ये इक्वल नहीं है तो ध्यान दीजिएगा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तब आपको पता है कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट इसका मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके पास में, ये ध्यान रखना है आपको। नंबर सेकंड में क्या है, नंबर सेकंड में इफ, अब यहाँ पर जो हमारे पास रैंक ऑफ ए है ये इक्वल हमने ले लिया रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी, ए एंड बी के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ही हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स भी थे, तो ये नंबर ऑफ अननोन्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख दिया नंबर ऑफ अननोन्स, और नंबर ऑफ अननोन्स भी हैं इसके इक्वल हैं। तब ध्यान दीजिएगा जो सिस्टम होता है ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन रखा होगा। कैसा होगा, यदि ये होगा तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। भाई सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा ही, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, केवल यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा इसके पास में। अब क्या है नंबर थर्ड पर हम लोग बात करते हैं। अब नंबर थर्ड में क्या है कि इनकी जो रैंक है वो तो इक्वल हैं, ये दोनों रैंक इक्वल हैं, यानी इफ यहाँ पर हमने ले लिया रैंक ऑफ ए इक्वल टू, ये आपके पास हो रहा है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी, लेकिन ये छोटा होता है, किससे छोटा होता है, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन्स से छोटा होता है। यदि नंबर ऑफ अननोन से छोटा होता है देन, तब ध्यान दीजिएगा देन तब क्या होता है, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, अब यहाँ जगह कम है इसीलिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं सिस्टम के पास में, ये आपको ध्यान रखना है। और कैसा होगा, कंसिस्टेंट भी होगा ये, और कैसा होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तो आगे चल करके यही चीज़ें आपके क्या होंगी। अब यहाँ पर देखिएगा यदि हमने ले लिया कि हमारे पास आर, स्मॉल आर रैंक है और स्मॉल आर रैंक है और स्मॉल एन हमने मान लिया इसमें नंबर ऑफ अननोन्स हैं, स्मॉल आर रैंक है और स्मॉल एन हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ अननोन्स हैं, तब हमारे पास क्या चीज़ होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट स्मॉल आर, लिख लीजिएगा लेट स्मॉल आर एंड स्मॉल एन
लेट स्मॉल आर एंड स्मॉल एन, चलिए मैं ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जो स्मॉल आर और स्मॉल एन रैंक और क्या होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पर आपने ले लिया लेट स्मॉल आर एंड स्मॉल एन बी द रैंक ऑफ रैंक एंड number of unknowns, rank and number of unknowns। ये आपने ले लिया, रैंक ले ली और नंबर ऑफ क्या ले लिए, अननोन्स ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। रेस्पेक्टिवली किसके लिए, फॉर कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए हैं। रेस्पेक्टिवली लिख दीजिए, रेस्पेक्टिवली फॉर कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जिसके पास सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जिसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम, अभी यहाँ सॉल्यूशन लिखा जा रहा था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यही हो जाता है। चलिए सॉल्यूशन, अब इफ यहाँ पर n माइनस आर इक्वल टू 1 है, ध्यान दीजिएगा, इफ यदि यहाँ पर n माइनस आर इक्वल टू 1 है, देन ध्यान दीजिएगा n माइनस आर इक्वल टू 1 यानी रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स में केवल 1 का डिफरेंस है, तो ये सिस्टम जो आपका कहलाता है वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट सिस्टम, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। देन जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज नोन एज वन इंडिपेंडेंट, ये वन इंडिपेंडेंट क्या होता है, वेरिएबल, है ना। वन इंडिपेंडेंट आपका क्या होता है, वेरिएबल सॉल्यूशन होता है, या वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्यूशन। इस तरह से भी लिख देते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, ज़्यादा जो प्रचलन में वो बता रहा हूँ यही आपका लिखा जाता है, वन वेरिएबल, ये ज़्यादा लिखा जाता है जो अभी लिख रहा हूँ, वन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यहाँ पर ऑफ भी लिखा मिल सकता है, वन वेरिएबल ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ऐसे भी हो सकता है, कोई लिख के दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कि इफ यदि यहाँ पर n माइनस आर इक्वल टू 2 है, तब ये सॉल्यूशन जो आपका होता है, इस सॉल्यूशन को बोला जाता है टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के, यदि यहाँ पर 3 होगा तो 3 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिख दिया जाएगा, या जितना डिफरेंस होगा वही लिख दिया जाएगा। यदि यहाँ पर ये कहा जाए कि 2 वेरिएबल्स हैं, यदि इनमें K1 K2 के लिए लिख दिया जाए और किसी के लिए भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, या ट्राइवियल भी लिख देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन भी, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि यदि हमारे पास क्या है, x1 इक्वल टू x2, जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं टोटल xn तक, ये टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 0 होगा तब ये सॉल्यूशन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो, ये इसे ही क्या कहा जाता है, इट इज known as trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसका जीरो सॉल्यूशन भी नाम होता है, जीरो सॉल्यूशन भी नाम होता है, या लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा जीरो सॉल्यूशन या नल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन या नल सॉल्यूशन, या वॉइड सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, नल, जीरो या वॉइड एक ही बात है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसिस्टेंट सिस्टम की। कंसिस्टेंट सिस्टम में हमने क्या बताया था, कंसिस्टेंट सिस्टम में हमने आपको बताया था
कंसिस्टेंट सिस्टम में हमने बताया था कि यदि हमारे पास इफ क्या होना चाहिए, जो रैंक ऑफ ए है, ये देखिएगा ये पीछे बताया है कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए, यदि ये क्या है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी, ये नहीं होना चाहिए, है ना, तब ये आपका वो होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ये आप देख लीजिएगा, ये सिस्टम ये सॉरी ये तो इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन होगा। ये है आपके पास में ये नंबर ऑफ अननोन, यानी दोनों की रैंक जो होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी, दोनों की रैंक होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये हो जाएगा, ये होगा आपके पास ए ऑगमेंटेड बी और नंबर ऑफ अननोन। तो ये होता है आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, क्योंकि जो होमोजीनियस इक्वेशन भी हमने ली थी, उन होमोजीनियस जो हमने सिस्टम लिया था होमोजीनियस इक्वेशंस का, अब हम उसके बारे में भी बात करते हैं, तब फिर एग्जांपल्स पर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। कंडीशन solutions of homogeneous equation of homogeneous equations। मुझे लग रहा है स्पीड कुछ ज़्यादा कर दी है तो कांसी लगने लगी। चलिए लिख लीजिएगा इसको, पहले से लिख लीजिएगा, तब उसके बाद में कुछ इसको करिए। लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ए सिस्टम, ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट समझ लीजिए, चाहे क्यों समझ लीजिएगा। होमोजेनियस सिस्टम जो भी होता है, ये एक आपके पास एक सॉल्यूशन इसके पास जरूर होगा। होमोजेनियस इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके पास सॉल्यूशन जरूर होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ये ध्यान रखिएगा, चाहे ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी ये जो होमोजेनियस ये होता है, ये क्या होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक इसके पास सॉल्यूशन होगा ही होगा, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है ये यहाँ पर हम लोगों ने ले रहे। चलिए नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, रैंक आपको लेना है, क्योंकि पहला बी तो आपका जीरो हो ही जाएगा, बी जीरो हो गया तो केवल रैंक ऑफ ए पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इफ रैंक ऑफ ए आपने ले लिया, रैंक ऑफ ए ले लिया, और ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। अब देखिएगा पीछे क्या लिखा है, उसी को देख करके लिख दीजिएगा, पीछे इसके लिए जो आपने लिखा है उसी को देख के लिख देंगे, अननोन्स होते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, केवल ये ट्राइवियल सॉल्यूशन रखेगा, यहाँ पर केवल क्या होगा, इसके पास ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। देख दीजिएगा, द सिस्टम हैज ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रखे होता है, इसमें ये ले लिया, और कैसा होगा, कंसिस्टेंट तो होगा ही, है ना। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एक कंडीशन आपको लगाने के लिए मिल सकती है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की यदि बात होगी तो जो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है ए, इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ऑलवेज जीरो होगा। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है, कहीं भी कंडीशन पूछ सकता है वो। चलिए सेकंड पर अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि इफ, यदि इसके पास हमने कहा कि जो रैंक ऑफ ए है, यदि हमने कहा कि रैंक ऑफ ए है, ये ले लिया, और ये लेस देन है आपका नंबर ऑफ, लेस देन है आपके पास ये
नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ध्यान दीजिएगा, जब ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल था तब आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन था, लेकिन जब ये आपका नंबर ऑफ अननोन्स के उस पर है तब ये क्या होता है आपका, ये ध्यान रखेंगे, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखा होता है। कैसे रखा होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखा होता है। द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखे हुए होता है, ये आपको ध्यान दे करके चलना है, ठीक है। और किससे होंगे? ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? एग्जाम्पल पर बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल में आपको क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेट करा रहा है, यानी पता करना चाह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड। ये सिस्टम है और ये तीन केस देते हैं, तीन केस में निकालना है। ये ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने तीन ऑप्शन नहीं दिए, तीन केस दिए हैं, क्योंकि किसी भी केस पर पूछेगा तो एक क्वेश्चन में हमारे तीनों केस इन्वॉल्व हो जाएंगे। बाकी का वहाँ पर जो भी देगा उसमें ऑप्शन में, वो आप वहाँ टिक करके चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये हमने इसीलिए ले लिया है कि यहाँ से हमारा एक ही से काम चल जाए, है ना। एक ही से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम चल जाएगा, यानी तीनों के लिए हम अलग अलग केस ले लेंगे तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिस्टम आपको दिया गया है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिएगा, क्योंकि रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों एक ही में निकल सकती है। जो सिस्टम आ रहा है इसी में दोनों रैंक आपको पता चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा? वैसे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, एक नो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो जब दो आपकी एक, यहाँ पर जैसे आप ले रहे हैं, एक इक्वेशन ये हो गई, यहाँ पर ये है ना, और यहाँ पर x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू दे रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों की कंपैरिजन करके भी देख लेंगे, है ना। अभी कंपैरिजन करके देख लेंगे यहाँ पर कि यदि ये दोनों सेम कर दी जाएं तो सेम करने पर ये कंडीशन दे सकती हैं कुछ, है ना। नॉन सॉल्यूशन यूनिक, ये यहाँ पर यानी लेमडा की वैल्यू यहाँ से 3 और म्यू की वैल्यू 10 कर दी जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, है ना। सेम हो जाएंगी, तो दो सेम हो रही हैं तो फिर ये क्या देंगी? एक कोई ना कोई सॉल्यूशन आपका देंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? ये लगा दीजिएगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 1 1 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब इसके पास में आपसे कहा जा रहा है ये 1 होगा, 2 हैगा, लैम्डा होगा, और ये क्या होगा? म्यू होगा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया आपने। अब पहले इसको कहाँ तक ले जाएंगे? आप रैंक तक ले जाएंगे। रैंक का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो रोज तक। तो नॉन जीरो रोज के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नॉन जीरो रोज के लिए यहाँ पर आपको जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाने होंगे। तो ऑपरेशन लगाने पर अब देखिएगा, यहाँ पर तो ये 1 हो ही गया है, ये यहाँ तो 1 है ही है। इसका मतलब नीचे 1 बनाना है, नीचे 1 बनाना है। तो नीचे 1 बनाने, ये सॉरी नीचे 1 0 बनाना है ना, नॉन जीरो रोज बनानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आइए, यहाँ पर हम इसके बनाने के लिए यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमने क्या लिया? R2। यहाँ पर हम जो चेंज लेते हैं वो किस पर ले रहे हैं? R2 पर ले रहे हैं। R2 में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पर 1 बनाए? 1 R1 पर, तो माइनस R1 होगा। R3 पर भी चेंजिंग ले रहे हैं, इसमें से भी हमको क्या करना है? R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है? R1 करना है। तो चलिए, अब ये यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? हमने बताया, अब ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा आपको, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। थोड़ा सा हम इधर स्पेस बना के चलते हैं जिससे कि स्पेस हमारे पास कम न पड़े। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, और यहाँ पर देखिएगा हम इसे सब्ट्रैक्ट करें
तो R1 में तो कोई चेंजिंग है नहीं, R1 हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर घटाने बताने में भी थोड़ा सा लैम्डा माइनस करके आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आने देते हैं। अब यहाँ पर R2 में से R1 घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो ये 1 बचेगा, 3 में से 1 होगा 2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब R3 में से R1 घटाना है तो ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ लैम्डा में से 1 घटेगा तो लैम्डा माइनस 1 होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा म्यू माइनस 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये 0 करना है, यहाँ पर आपका 1 है ही है, तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कर दिया, आप यहाँ से R3 में से अब R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा। देखिए R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो इक्विवेलेंट वैसे ही कर दीजिए। R1 R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो ये हो गया आपके पास 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, और यह R3 में से R2 चेंज घटाना है तो 0 0। अब लैम्डा माइनस 1 में से देखिए ये 2 घटेगा तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें से ये घटेगा तो म्यू माइनस 10 हो जाएगा, म्यू माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या यहाँ पर 0 अब होना पॉसिबल है भाई, यहाँ पर हम 1 तो बना सकते हैं, 0 नहीं बना हमारा। इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि जो रैंक ऑफ ए है और यही है रैंक ऑफ, किसके इक्वल है, रैंक ऑफ आपके पास जो हो रहा है ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल है। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी हो रही है, ये 3 हो रही है, और 3 ही आपके पास क्या थे, अननोन्स थे, एक्स और वाई और जेड, यही आपके क्या हैं, यानी यही इक्वल हो रहा है नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो रहा है यहाँ पर ये 3 है ना, यहाँ से ये चीज हो रही है आपकी। अब यहाँ पर ये है, ये कब होगी, यहाँ से अलग अलग केस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि ये दोनों की वैल्यू ये तब होगी इफ, ये क्लियर, इफ ये है, ये ले लिया, देन तब निश्चित रूप से जो हमारे पास लैम्डा माइनस 3 है ये भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड म्यू माइनस, जो म्यू माइनस 10 है ये भी 0 नहीं होना चाहिए, म्यू माइनस 10 भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। इस तरह से देखेंगे लैम्डा जब आपका +3 और म्यू नॉट इक्वल होना चाहिए 10 के, यानी 3 और 10 ये वैल्यू नहीं होंगी, तब जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास कैसा होगा, नंबर ऑफ अननोन्स भी इक्वल हो रहे हैं। ये आपने पीछे लिखाई है, ये आपको पीछे लिखाई है, देखिएगा आपने क्या लिखा है, ये देखिएगा यहाँ पर पी और ये आपने लिखा था, यहाँ पर ये हैज अननोन, अननोन है तो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन रखे होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए 3, और उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा उन वैल्यूज को छोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर यदि हमने लैम्डा माइनस 3, देखिए यहाँ लैम्डा माइनस 3 ले लें, 0 ले लें, और इसको हम न लें, यहाँ पर इसको क्या करें, इसको म्यू माइनस 3, म्यू माइनस 10 नॉन 0 लें, तब आप देखिएगा इसकी तो रैंक 2 हो जाएगी और इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये रैंक दोनों बराबर नहीं रहेंगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आइए वहीं पर हम लोग आकर के बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहा होगा, वहाँ पर आकर के हम लोग बात कर लेते हैं। ये ले लिया, तो यहाँ पर ये नॉट है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये केस फर्स्ट आपका हो गया, यानी नो सॉल्यूशन की बात हमने रखी, ये केस फर्स्ट हो गया है ना, रखा है तो ये केस आपका हो जाएगा, ये इसके लिए होगा। चलिए
यहाँ पर ये रैंक और अननोन ये हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे यदि ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती हैं तो आपने क्या लिया था, इनकंसिस्टेंट करके लिया। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगली वैल्यू पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, इफ। इफ अब हमने कहा कि यहाँ पर ये लैम्डा माइनस 3 जीरो है, लैम्डा माइनस 3 जीरो है, एंड और म्यू माइनस 10 नॉट जीरो है। तो इसका मतलब ये लैम्डा की वैल्यू तो 3 होगी और म्यू की नॉन 10 होगी, देन तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, देन अब आप देख रहे हैं यहाँ से जो ए की रैंक है ये तो 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए एंड बी आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी, ये इक्वल नहीं रहेंगी। जब इक्वल नहीं रहेंगी तब ये पीछे आपने देख चुके हैं कि इसके लिए क्या होगा, है ना, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगी तो आप जानते हैं कि इसके लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना, यानी इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन निकल के आएगी, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो नो सॉल्यूशन ये हो गया। अब आपका क्या हो रहा था, अब इसमें देखिएगा, इसमें इक्वल हो रहा था, सॉल्यूशन मिल रहा था आपको, तो इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये तो छोटा होगा, यानी रैंक से नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन 3 हैं। अब यहाँ पर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो रैंक तो दोनों की, ए की और ऑगमेंटेड ए एंड बी की 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ अननोन 3 हैं, 3 से छोटे हो जाएंगे। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए मैं अगला पेज बढ़ा ही दे रहा हूँ। यदि यहाँ पर हमने कह दिया कि इफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, ये ले लिया, देन तब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड म्यू की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 10, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इसीलिए जो रैंक ऑफ ए होगा, ये रैंक ऑफ ए भी 2 होगा और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी होगा, वो भी 2 होगा, 2 होगा। और नंबर ऑफ अननोन्स होंगे आपके पास, जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो एक्स वाई जेड आपने लिए हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स हैं आपके पास वो कितने, 3 हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए और इक्वल टू आपकी हो रही है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और इज लेस देन, ये हो रहा है आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, है ना। तो नंबर ऑफ अननोन्स वाली कंडीशन आप यहाँ से दिखा देंगे। यदि नंबर ऑफ अननोन से ये आपके पास कम होते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो कंसिस्टेंट होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, और क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और क्या होते हैं इनके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये केस आपका हो गया इसमें। इसी तरह से आइए और आगे हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से लिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है कि ये सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है या नहीं, ये कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है ना। और ये होमोजीनियस इक्वेशन दी है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी है, तो कंसिस्टेंटी की बात की जा रही है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने वही चीज़ लेंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, है ना, जैसे पीछे किए थे। हल्का सा मैं आपको फिर हिंट कर रहा हूँ, उसमें ऑगमेंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये होगा ए मैट्रिक्स, यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 7 2 3, ये होगा 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 16 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना हो रहा है, 2 11 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास 3, और ये होगा 4, और ये हो जाएगा 13। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कहिए मैं ही निकाल देता हूँ। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं।
भाई जैसे पिछले उसमें निकाला है उसी तरह से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी निकाल सकते हैं, कहिए तो मैं निकाल देता हूँ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गिनती कर दे रहा हूँ, जितनी देर में बात करूँगा उतनी देर में। यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए, पहले 1 यहाँ पर ले जाना होता है, तो यहाँ पर आपने इंटरचेंज कर दिया, ये R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ में, तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे ये हो जाएगा आपके पास 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से आप 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 11 क्योंकि R2 पर कोई चेंजिंग नहीं है, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 7 2 3, और ये हो गया 16। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, नीचे 0 बनाना होता है, तो यहाँ से R2 पर यहाँ 0 बनाना है, तो R2, तो यहाँ R2 करते हैं, यहाँ पर 0 बनाना है, 0 कहाँ बनाना है, यहाँ, तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं, 2 प्लस का है तो यहाँ माइनस का 2 कर देते हैं, जहाँ 1 बनाया था कहाँ बनाया था R1 पर, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ये हो जाएगा आपके पास R3, और ये हो जाएगा R3 माइनस 7 R1। चलिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, R1 पर कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये हो गया आपके पास 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 13 हो जाएगा। R2 पर चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, ऊपर वाली का दुगना करके इसमें से घटाना है, तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -3, और 25 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया, यहाँ पर 7 का इसमें करना है, तो ये आपका हो जाएगा 0, और 2 7 या 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट, ये 2 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा, -19 हो जाएगा, 3, और ये 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा -25 हो जाएगा, और 16, और 13 7 91 है ना, तो 91 में से आपको क्या करना है, 16 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 5, और यहाँ पर 8 7 माइनस के 75 होगा, ये हो जाएगा -75, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर, और आप आगे क्या कर सकते हैं, 0 बन गया, अब आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर 1 बनाना होगा, है ना, तो यहाँ 1 बनाने के लिए कुछ आपको वर्क करना होगा। यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 1 बनाने के लिए या तो हम ऐसा करें कि यहाँ से इसका 4 गुना कर दें, 4 गुना करके इसमें जोड़ दें, यानी यहाँ पर जो चेंजिंग हम ले रहे हैं वो किस पर लेंगे, R2 पर लेंगे, और R2 पर चेंजिंग लेंगे, वो भी R2 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ में इसको हम क्या कर देंगे, R3 को जोड़ दें। ये कर सकते हैं, यदि ये कर सकते हैं तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 1 3 4, और ये हो जाएगा 13, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका टारगेट 1 बनाने का है, 1 बनाने का टारगेट है, तो 1 बनाइएगा, ठीक है ना, 1 बनाने का टारगेट है। यहाँ से 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया है, 5 चौका 20 हो जाएगा, और इसमें फिर हम ये करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा ये। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, R2 में आप चेंजिंग ले रहे हैं ये, और नीचे R3 में तो कोई आपके पास अभी चेंजिंग है नहीं, तो R3, चलिए R2 में चेंजिंग ले लिया, 4 यानी 4 गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 में से देखिएगा ये 19 घटेगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर तो आपके पास हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा -37, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना, तो ये -4, और ये हो जाएगा -79, और नीचे जो आपका हो गया ये हो गया ये 17, और -25, और ये हो गया -75। अब देखिएगा यहाँ पर आपको 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R3 पर चेंजिंग लेंगे, ये हो जाएगा R3, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 17 R2। अब यहाँ से चलिए बना दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया। R2 पर भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 -37 -79। यहाँ पर देखिएगा ये 0 हो गया, यहाँ पर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर R3, इसमें से 7 की R2 आप ये करेंगे तो यहाँ कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, डॉट, यहाँ पर भी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखेंगे कि रैंक ऑफ जो ए हो रहा है वही रैंक ऑफ आपका क्या हो रहा है, ए ऑगमेंटेड बी हो रहा है, और इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं।
नंबर ऑफ अननोन्स भी आपके पास क्या हो रहे हैं, ये यहीं पर इक्वल हो रहा है आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स। अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, अनकंसिस्टेंट होता है, तो यही कंसिस्टेंटी आपको चेक करनी थी, है ना। तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन दिया होगा तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या बोथ या कुछ और दे देगा, है ना, और नॉन ऑफ दीज लगा देगा। तो जो इनकंसिस्टेंट होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस तरह से। आइए अगले हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ पर वेक्टर्स पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, वेक्टर्स पर बात करेंगे। तो देखिएगा वेक्टर्स में आपका क्या है, यहाँ पर हम जो वेक्टर्स लेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो हमने ये तो बताया ही था कि मैट्रिक्स में जो हम ट्रीट करते हैं वो किसकी तरह से ट्रीट किया जाता है, मैट्रिक्स की तरह से ट्रीट किया जाता है, ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो वेक्टर्स की बात करेंगे। कोई भी एन टपल्स का ऑर्डर है, तो यहाँ पर चलिए पहले हम वेक्टर्स यहाँ लिख लीजिए, बल्कि वेक्टर्स में लिख लीजिएगा कुछ, उसके बाद में तब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एल जी एल आई इन पर भी एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे लिख लेंगे एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स, एनी ऑर्डर्ड एनी ऑर्डर्ड, कोई भी ऑर्डर ले लीजिएगा आप एन टपल्स का, वेक्टर्स का, है ना, एन टपल्स ऑफ नंबर्स, एन टपल्स ऑफ, ये क्या ले रहे हैं, नंबर्स, इज नोन एज, नंबर इज नोन एज, इज नोन एज वेक्टर, इज नोन एज वेक्टर। और ये होता है वो क्या कहलाता है, नोन एज एन वेक्टर कहलाता है। बल्कि ये एन वेक्टर यानी एन वेक्टर्स की वो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर लेना चाहें तो x इक्वल टू इस तरह से डिनोट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर x1 ले लिया, है ना, कॉमा कॉमा x2 ले लिया, कॉमा x3 ले लिया, एंड सो ऑन xn ले लिया। ये आपके पास हो गया इज ए एन वेक्टर, ये आपके पास एक एन वेक्टर है। जैसे 3 एलिमेंट ले लें यहाँ पर, इस तरह से भी दे देता है या बड़े से भी दे देगा, इस तरह से भी दे सकता है, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, या तो ऐसे दे दे या इस तरह से 1 2 3 दे दे, और ये कहेगा कि एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे कहा गया इज 3 वेक्टर, इस क्या कहा गया, ये 3 वेक्टर। इसी तरह से यदि आप ये कहें कि 0 5 -3 और 8 ये ले लिया, तो ये आपका क्या होगा, इज 4 वेक्टर, ये 4 वेक्टर बोला जाता है। इस तरह से ये वेक्टर बोला जाता है। इनकी लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करना है हमको। हमने 2 वेक्टर्स मान लिए, यहाँ से हमने क्या किए, 2 वेक्टर्स मान लिए, लेट 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हमने ले लिए। अब चूंकि इनकी इक्वलिटी की और इन सब के बारे में भी बात कर लें, तो एक वेक्टर जो हमने ले लिया है वो ले लिया x इक्वल टू, यहाँ पर इसके लिख लीजिएगा, ये हमने x1 एलिमेंट ले लिया, x2 ले लिया, एंड सो ऑन xn ले लिया, एक n वेक्टर हो गया आपके पास ये। और दूसरा आपने ले लिया y ले लिया, या यहाँ पर जैसे n लिया है या ऐसे i y के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, है ना। यदि यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इस तरह से एक्स आई इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर x, ये है आपके पास कंपोनेंट ऑफ, चलिए इधर ही से लिख देता हूँ, इसे हटा के, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर x, और वेयर यहाँ पर जो i है, ये i आपका क्या होता है, जो i है ये i आपका क्या होगा, i की वैल्यू देखिएगा 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक, तो 1 2 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। दूसरा वेक्टर आपने क्या ले लिया, y वेक्टर ले लिया, चलिए y वेक्टर ले लिया दूसरा, इसके एलिमेंट जो आपने लिख दिए वो लिख दिया y1 y2 एंड सो ऑन, और ये लिख दिया आपने yn लिख दिया। यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट आप दिखाएंगे वो yi हो जाएगा, yi आपका क्या होगा, ये आपका होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर y, ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर आपके पास क्या हो गया, y हो गया। और y यहाँ पर जो i है वो i क्या है, 1 से लेकर के कहाँ तक चेंज हो रहा है, स्मॉल n तक चेंज हो रहा है, स्मॉल n तक चेंज हो रहा है, ये है आपके पास।
तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन, ये उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया कि जब n टपल्स रखा होता है, कोई भी ऑर्डर है, ये कोई क्रम ले लिया आपने, है ना, n ऑर्डर का x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, इसे एक वेक्टर n वेक्टर बोला गया। जितने इसमें आपके कंपोनेंट हैं यानी टपल्स हैं वही n वेक्टर बोला गया। ये 3 कंपोनेंट थे तो 3 वेक्टर बोल दिया, 4 कंपोनेंट थे तो 4 वेक्टर बोल दिया, n कंपोनेंट हैं तो n वेक्टर बोल देंगे। अब इनका हम जोड़ना, सब्ट्रैक्शन और उसकी बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा पहले कि इफ यदि x इक्वल टू वाई है, यानी यदि ये दोनों इक्वल हैं तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास एक्स आई इक्वल टू वाई आई होगा फॉर ऑल आई के लिए, सभी आई के लिए ये इक्वल होगा, है ना, 1 से लेकर के लास्ट तक, है ना। और आई की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सेकंड में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि यदि हमारे पास x प्लस वाई, इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला x1 प्लस वाई1 हो जाएगा, फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ, x2 प्लस वाई2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला कंपोनेंट होगा वो होगा xn प्लस वाई n। ये आपके पास कंपोनेंट हो रहा है। तो इस तरह से देखिएगा ये दोनों वेक्टर्स और यहाँ पर, है ना, दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये होता है। यदि यहीं पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर थर्ड यहाँ पर ले लेते हैं, ये थर्ड नंबर यहीं पर ले लेते हैं, और ये नंबर थर्ड में हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने मान लिया कि इफ हमारे पास के कोई एक स्केलर है, कि कोई हमारे पास स्केलर है, देन तब हम वेक्टर की जो बात कर रहे हैं और ये के एक्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो के का प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। ये हो जाएगा के x1 के x2 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा के एक्स एन, ये हो जाएगा के एक्स एन। इस तरह से इसे आप करते हैं, ये आपको अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे, फिर लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तब उस पर आएंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर, हालांकि लीनियर अलजेब्रा में भी यूज होंगे, एक तरह से ये पार्ट तो लीनियर अलजेब्रा का होता ही है। इनको फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं, इन्हीं को एलिमेंट्री वेक्टर वो भी बोला जाता है, वेक्टर्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एलिमेंट्री वेक्टर्स भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ये यूनिट वेक्टर्स आपने ले लिए या फिर एलिमेंट्री वेक्टर्स ले लिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो ये एन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एन वेक्टर। चलिए एन वेक्टर्स, ये एन वेक्टर्स में पहला कौन कौन सा ले लिया, पहला हमने इवन वेक्टर ले लिया। इवन में क्या होता है, पहला एलिमेंट 1 होगा, बाकी के टोटल एलिमेंट सब आपके क्या होंगे, 0 होंगे इवन में। दूसरा E2 वेक्टर ले लिया, इसमें पहला 0 दूसरा 1 होगा, उसके बाद 0, मतलब दूसरे को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट 0 होंगे। E3 में बात करेंगे तो E3 में आपका क्या होगा, थर्ड एलिमेंट 0 होगा, थर्ड एलिमेंट 1 होगा, बाकी के सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। एंड सो ऑन ऐसे चलते चले जाएं। En में वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट का जो एलिमेंट है, nth एलिमेंट है वो 1 होगा, तो उसको छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ये आपके होते हैं एलिमेंट्री वेक्टर्स। अब देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर पर बात करेंगे। लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंस,
लीनियरली डिपेंडेंस हो गया, या डिपेंडेंट भी लिखा मिल सकता है, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसकी बात करेंगे। लीनियरली डिपेंडेंस को LD भी लिखा जाता है और लीनियरली इंडिपेंडेंस को LI लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास लेट, हमने ये मान लिया कि हमारे पास वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स हमने क्या ले लिया, ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो x1, क्योंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, तो ये हमने ले लिया x1, x2, एंड सो ऑन xn बी स्मॉल n वेक्टर्स, स्मॉल n वेक्टर्स आपने ले लिए, ठीक है। एंड अब जितने वेक्टर्स लिए हैं उतने ही आप क्या लेंगे, λ1, λ2, λ3, यानी स्केलर्स ले लीजिए, a1, a2, a3 के रूप में ले लीजिए, λ1, λ2, λ3 के रूप में लीजिए, चाहे म्यू के रूप में लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जिसके भी रूप में लेना चाहें। तो चलिए एंड यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एंड हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास a1, a2, a3 है, बी ए, यहाँ पर बल्कि ए सेट लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी ए सेट ऑफ n वेक्टर्स ऐसे, एंड a1, a2 एंड सो ऑन an, ये क्या है, बी ए सेट ऑफ n स्केलर्स, ये n स्केलर्स का सेट है आपके पास में, जो भी आपको नीड होगी उसे आप आराम से ले सकते हैं। तब इसमें से एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, देन ए रिलेशन एग्जिस्ट, एक रिलेशन आप लेते हैं एग्जिस्ट सच दैट, इस तरह से रिलेशन लेते हैं। क्या रिलेशन लेते हैं कि जैसे a1 हो गया, यहाँ से एक आप क्या लेंगे, ये हो जाएगा a1 और x1 प्लस ये होगा a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एन सो ऑन, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर होगा an xn इक्वल टू 0। ये आपके पास होता है, एक ये रिलेशन एग्जिस्ट होता है। और यहाँ पर ये फर्स्ट कर दिया, जो वेयर यहाँ पर ये है, ये आपके पास क्या है, ये नल मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, या नल वेक्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से ही ले रहे हैं आप, भाई कॉलम मैट्रिक्स ले लिया आपने या रो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिया, ये नल मैट्रिक्स है आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो यहाँ से इक्वल, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल होने में यहाँ पर आपके कितने केस हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। यहाँ से 2 ही कंडीशन निकल पाती हैं 0 होने के लिए। कौन कौन सी कंडीशन, एक तो ये है कि a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, जितने भी स्केलर्स हैं ये पूरे टोटल 0 हों। यदि ये 0 होंगे तो ये a1, a2, a3 ये 0 कर रहे हैं, यानी x1, x2, x3, xn को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इस केस में। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, रेखीय रूप से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये 0 कर रहे हैं तो a1, a2, a3, an, यदि ये 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यदि आपने कहा यहाँ पर इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू एंड सो ऑन an, ये टोटल यदि 0 हैं, देन ये सब 0 हो जाते हैं, देन तो जो x1, x2 एंड सो ऑन xn आर लीनियरली, ये आपके क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें LI से भी डिनोट कर दिया जाता है, ये होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर हम लीनियरली डिपेंडेंट की बात करें तो इसमें से यदि a1, a2, a3 यदि ये 0 ना हो तब कौन 0 करेगा, इसका मतलब ये क्योंकि 0 होना है, तब a1, a2, a3 एंड सो ऑन an ये आपके पास 0 नहीं है, या एटलीस्ट कोई इसमें से एक a 0 नहीं है, तब इसे 0 कौन करेगा, निश्चित रूप से फिर तो वो x1, x2, x3 की आपस में ऐसी सेटिंग होगी कि ये 0 करेंगे फिर उसे, यानी एक दूसरे पर ये डिपेंड कर रहे होंगे उस केस में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि हमने कह दिया इफ a1
A1 A2 एंड सो ऑन AN आर नॉन जीरो। ये आपके पास क्या है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है। या इनमें से एटलीस्ट वन ए ऐसा हो, कम से कम एक ए ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, ठीक है। या और इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिखना चाहें तो चलिए नॉन जीरो कर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, नॉन जीरो यहीं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ऊपर वाला लिया है वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये नॉन जीरो दिखा दिया। और या आपने क्या ले लिया, एट लीस्ट वन एज, जो वन एज है वो क्या है, इज नॉन जीरो। वन ए होना चाहिए, वो क्या है, इज नॉन जीरो। एक ए ऐसा है जो नॉन जीरो हो, देन तब जो ये आपके वेक्टर्स कहलाते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। देन जो आपके पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स, ये वेक्टर्स, सॉरी a1 लिखा जा रहा है, वेक्टर्स x1 x2 एंड सो ऑन xn आर लीनियरली डिपेंडेंट। तब इनको जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं आपके। या इनको बोला जाता है LD, या इनको क्या बोला जाता है, LD भी लिख दिया जाता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। चलिए अब यहाँ पर निकालने का कुछ प्रोसीजर्स हम लोग ले लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, जो है लीनियरली डिपेंडेंस है या लीनियरली इंडिपेंडेंस है, तो यहाँ पर जो रैंक निकालेंगे, पहले जो भी हमारे पास होगी मैट्रिक्स उसकी हम रैंक निकालेंगे, और रैंक निकाल के तब देखेंगे जो भी मैट्रिक्स होगी। अभी हम प्रोसीजर पर बात करते हैं किस तरह से निकालेंगे, आगे उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैंक निकालेंगे, वहाँ वेक्टर्स देखेंगे, LI के लिए नंबर ऑफ वेक्टर्स और रैंक ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर होंगे, है ना। और एक में क्या होंगे, छोटे होंगे। जहां पर बराबर हो जाएंगे वहां पर LI होंगे, और जहां पर छोटा होगा वहां पर क्या होगा, LD होगा। आइए देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया, सब मैट्रिक्स की भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर कहा जा रहा है रो वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स दे दिया है, वो कह रहा है LD है, LI है, या LD LI दोनों हैं, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो ये LD LI ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक ही होगा, थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, अब LD और LI की बात कर रहा है तो नॉन ऑफ दीज का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि या तो सभी इसके वो जीरो आएंगे, या फिर एटलीस्ट वन बच जाएगा जो जीरो ना हो, है ना। तो LD और LI में से ही होगा कुछ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो रो वेक्टर्स ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया रो वेक्टर्स ऑफ, और ये मैट्रिक्स हमने सपोज कर लीजिएगा कि A से डिनोट कर दिया, ए हमने ले लिया, ठीक है। रो मैट्रिक्स ऑफ A ले लिया, या आपने वहाँ पर x ले लीजिए, x1 x2 x3 माना, चलिए A ले लिया, कोई बात नहीं। इसके लिए पहला आपने ले लिया x1 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये होगा 2 -2, पहला ये हो गया। दूसरा रो वेक्टर आपके पास क्या होगा, दूसरी रो के एलिमेंट लगा दीजिए, ये -1 3 0 हो जाएगा। और तीसरा रो वेक्टर आपके पास होगा x3, ये होगा 0 -2 और 1। अब ये देखने कि आपके पास LD है या LI है, ये देखने आपके पास LD है या LI है। तो इसके लिए हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो 3 स्केलर्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर आपने मान लिया लेट 3 स्केलर्स, 3 स्केलर्स आपने ले लिए, वो कौन कौन से ले लिए, A1 A2 एंड A3 ये ले लिए। अब इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, देन फॉर, यदि हमें चेक क्या करना है, देन फॉर LD और LD या अथवा LI के लिए हमें ये निकालना होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आप ये सब लिख रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाना है, अभी इसी की जरूरत पड़ेगी, मैट्रिक्स बस बनाना है और आगे बढ़ना है। अभी हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसीलिए बता रहे हैं कि अभी हम पहला क्वेश्चन है समझा रहे हैं कि यहाँ पर रो वेक्टर कैसे होगा और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर हम समझा रहे हैं बस। बाकी का ओवरऑल मैट्रिक्स आपके पास यही आएगी निकल के, है ना, इसी पर हमें वो करना है। चलिए देखिएगा,
क्योंकि एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, फिर तो बाकी का तो शॉर्टकट आपको भागना ही है सब में। तो चलिए ये 3 आपने स्केलर्स ले लिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका होगा आपके पास a1x1 प्लस a2x2 और प्लस a3x3 इक्वल टू 0। ये आपने लिया है, 3 ये ले लिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास a1, x1 में आपके पास क्या है 1 2 और ये है -2 और प्लस a2 ले लिया, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा a2 ले लिया, और a2 में आपका कितना है ये -1 3, ये है -1 3 0 और प्लस a3 ले लिया, और इसके पास है आपके पास 0 -2 1 और इक्वल टू 0, ये ले लिया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब आप देखेंगे पहला एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे तो पहला एलिमेंट यहाँ से ये हो जाएगा a1 और प्लस ये हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा -a2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 0 a3 और इक्वल टू आप क्या कर देंगे 0 कर देंगे, क्योंकि तक 0 हो रहा है। दूसरा यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 2a1 हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2 आपका क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3a2 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -2a3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका क्या होगा, अगला देखेंगे तो -2a1 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 0 इंटू a2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस a3 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 3 इक्वेशन होगी, इन तीनों इक्वेशन से a1 a2 a3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, और a1 a2 a3 की वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो एक तो a1 a2 a3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो a1 a2 a3 की वैल्यू फिर आप वही मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगे। यहाँ से फाइंड करना चाहें तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा a1 और a3 तीनों में रिलेशन मिला जा रहा है वैसे, है ना। a1 माइनस a2 हो रहा है तो a1 की वैल्यू a2 के इक्वल हो रही है, a1 की वैल्यू a2 के इक्वल हो रही है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं जो भी वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ से वैल्यू अलग अलग भी दिखाई देगा तो वो 0 0 0 करके भी दे सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए आइए फिलहाल में यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको जो करना है वो यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स जो बन रही है, वो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से बनेगी 1 2 -2। जो ये मैट्रिक्स बन रही थी इसको रो का कॉलम और कॉलम का रो यानी ट्रांसपोज में आ जाएगा, ये यही मैट्रिक्स ट्रांसपोज में आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 -2 ए मैट्रिक्स जो बन रही है ये आपकी बन रही है 1 1 2 -2, फिर यहाँ से बन रही है आपका -1 3 0 -1 -1 3 0, फिर 0 -2 1 माइनस वो सॉरी 0 -2 और ये 1, ये ए की वैल्यू मिल रही है आपको। और यहाँ से जो उसकी एक a1 मैट्रिक्स जो मिल जाएगी आपको, a1 की बात करें a1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a1 में आपका बनेगा a1 होगा a2 होगा और यहाँ पर a3 होगा, और दूसरा इधर जो आएगी जो 0 बनेगी यानी जो बी मैट्रिक्स है वो आपकी क्या बनेगी 0 0 0 ये बनेगी, 0 0 0 ये बनेगी। अब आप यहाँ से आराम से आगे से बढ़ा सकते हैं, अब आप आराम से यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे तो आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स ले लीजिए और इसकी रैंक चेक कर लीजिए। बी तो आपका 0 0 है ये तो होमोजीनिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है ही है, तो यहाँ पर अब आपको लेना है, ये क्या लेना है R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 R1 और R3 में जोड़ना है 2 R1, तो जोड़ दीजिएगा, इक्विवेलेंट आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर पहले में 1 -1 और 0 कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर देखिए ये 2 में से ये इसका दुगुना करके घटाना है तो 0 हो जाएगा, दुगुना करके घटाना है तो ये 5 हो जाएगा, और इसमें से भी दुगुना करके इसमें से घटाना ये दुगुना करके तो ये आपका -2 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, ऊपर वाले का दुगुना करके जोड़ना है तो ये 0 हो जाएगा, दुगुना करके इसमें जोड़ना है तो ये -2 हो जाएगा, और दुगुना करके इसमें जोड़ना है तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको यहाँ से क्या लेना है, ये लेने के बाद में अब आपको यहाँ से कोशिश करना है, ये यहाँ से आप क्या करेंगे R2 में से आप क्या करेंगे R2 और प्लस 2 R3 कर दीजिए, 2 R3 कर दीजिए तो यहाँ 1 मिलने लगेगा, और 1 मिलने के बाद में फिर आप देख लेंगे कि आपको क्या मिल रहा है ये, है ना।
ये वैसे आप देखेंगे 5 - 2 हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, 0 हो नहीं सकता, नॉन जीरो ही रहेगा। रैंक यानी इसकी जो रहेगी, जो रैंक रहेगी, रैंक ऑफ ए रहेगी, वो क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। नंबर ऑफ अननोन्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो भी आपके पास क्या है, 3 हैं। अब ये 3 हैं तो इसके लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक दोनों यदि इक्वल होती है ना, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे, बाकी का नहीं तो आप यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ले सकते हैं। रैंक निकालने के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चाहे तो उससे रैंक निकाल दीजिए, चाहे इससे निकाल दीजिए, क्योंकि रैंक आपका निकालने का वो था। तो ये हो गया आपके पास। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, है ना, ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। यानी A1 A2 A3, A1 A2 A3 तीनों ही आपकी जो वैल्यू रखे होंगे वो क्या रखे होंगे, 0 वैल्यू रखे होंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, 0 रखे होंगे, और जो वेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, क्योंकि A1 A2 A3 ये आपका क्या हो रहा है, सब 0 हो रहे हैं, सब 0 हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे ये। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं अगले उस पर। ये आपने देखा यहाँ पर वेक्टर्स, यहाँ पर आगे फिर आप लोग देख रहे हैं वेक्टर्स की बात हो रही है, और ये वेक्टर्स कहा जा रहा है द वेक्टर्स 2 3 1 -1 2 3 1 -2 और ये आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बोथ या नॉन ऑफ दीज। ये अब आपको लेना है। तो ये लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा पहले x1 निकालेंगे, ये एक वेक्टर x1 हो गया, x2 हो गया, वो x3 हो गया। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x1 वेक्टर हो गया, ये हो गया 2 3 1 -1 हो गया, है ना। बल्कि यहाँ पर अब ये लिखने की जरूरत क्या है, आप सीधा सा A1 A2 A3 पर निकल के आइए, अपने जो काम की बात है। और बल्कि मैट्रिक्स मैंने जो आपको बताया था सॉल्यूशन में, मैंने कहा कि इनका ट्रांसपोज होके लग जाता है, मैट्रिक्स आपकी जो बन जाती है वो इनका ट्रांसपोज होके बन जाता है। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि इधर उधर के ताम झाम में फंसने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बड़े में बता दिया है। सीधा सा आप यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा 2 3 1 -1 होगा, उसके बाद होगा 2 3 1 -2 होगा, और 4 6 3 -3। मैंने कहा ट्रांसपोज होकर के इसे लगा दीजिए। अब इसकी रैंक देख लीजिएगा, तो रैंक इसकी क्या है, यहाँ से देखिएगा 4×3 का है, तो रैंक 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, रैंक इसकी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना, 3 तक हो सकती है मैक्सिमम, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो रैंक यहाँ से आप निकाल के देख लीजिएगा कि इसकी रैंक कितनी आ रही है, और जो रैंक आएगी संभवतः यहाँ पर रैंक आनी चाहिए, वो आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। रैंक जो आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए, है ना। तो रैंक होगी वो रैंक ऑफ ए, यदि ए से मान लें तो ये 3 होगी। और नंबर ऑफ अननोन्स भी हैं आपके इसी के पास, नंबर ऑफ आपके पास क्या है, अननोन्स भी हैं, ठीक है, अननोन्स भी हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, LI होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। ये आपने निकाला, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स, ये लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए तो यहाँ लीनियरली डिपेंडेंट पर हम लोग बात करते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनके पास कोई न कोई सॉल्यूशन होगा, और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे, अब बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा वेक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया जाता है और मैट्रिक्स बना दी जाती है 1 - 2, और ये लैम्डा हो जाएगा, 2 - 1 5 हो जाएगा, और ये होगा आपके पास 3 - 5 और 7 लैम्डा। अब इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब वो कह रहा है ये क्या है, ये LI की बात कर रहा है, LD की बात कर रहा है, LD की बात कर रहा है। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या होना चाहिए, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, फॉर LD, यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर LD के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रैंक 3 नहीं होगी, रैंक 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर आपका, ये LI हो जाएगा, रैंक 3 नहीं होगी, इसलिए डिटर्मिनेंट ए ऑफ इक्वल टू 0 लगा दिया।
अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो भी हो जाएगी, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो संभवतः ये 5/14 थर्ड आपका आना चाहिए। संभवतः ये थर्ड आंसर आपका सही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं।